Good morning, students. We are now continuing with the video on supply. इससे पहले वाला वीडियो आई होप आपने देख लिया होगा। बच्चे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सप्लाई का मीनिंग। सबसे पहले हम उसको गो थ्रू करते हैं। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो सबसे पहले हम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को रेफर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। दूसरी चीज, जो सेलर है वो कितना विलिंग टू सेल है वो हम देख रहे हैं। थर्ड, इट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइस हम ये विलिंगनेस जो है टू सेल ये स्टडी कर रहे हैं। एंड दिस इज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो। वी आर नॉट टेकिंग द टाइम पीरियड एज इनफाइनाइट एंड फॉरएवर, नो। So it's during a particular period of time, and we are also considering this as just related to demand, basically quantity of commodity, willingness to sell, price or period of time. तो इसको भी हम एक फंक्शन के तौर पे या एक लॉ के तौर पे हम इसको समझेंगे। ओके, सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू सेल। ठीक है, तो ये जो विलिंगनेस है इसमें हमने एबिलिटी भी ऐड कर दी। एबिलिटी बेसिकली कॉस्ट से इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, because I may be willing to sell 1000 units of my commodity but I'm not able to sell because the cost might overrun, मैं उतना रिकवर ही ना कर पाऊँ। तो वो विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों ही यहाँ इंपॉर्टेंट है, एट अ गिवन प्राइस एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया कि हम इसको एक एज अ फंक्शन ऑफ सप्लाई या लॉ ऑफ सप्लाई हम इसको स्टडी करेंगे, बिल्कुल डिमांड के जैसे। ठीक है, नाउ बेसिकली अगर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की स्टडी करते हैं तो हम ये समझते हैं कि इट्स नॉट ओनली व्हाट दे आर विलिंग टू सेल या वो जितना मार्केट में लेके आते हैं, उसके अलावा एक्चुअली वो कितना मतलब सक्सीड कर जाते हैं, what they succeed in selling, that's also supply. Okay, that means मैं अगर 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ टीवी के, 2000 यूनिट्स मेरे मार्केट में मैंने सेल करने के लिए रखे और उसमें से मैं 1500 एक्चुअली सक्सीड कर पाई। मे बी द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन फॉर इंस्टेंस 35,000। ओके, तो मैंने 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 35,000 मार्केट में सेल करने के लिए आगे फॉरवर्ड करे। ये मेरे स्टॉक में पहले 5000 प्रोड्यूस हुए, 2000 जब मैंने यहाँ भेजे तो मेरे पास कितने बच गए, 3000। ये मेरे स्टॉक में है। ठीक है, ये मार्केट में है, ये मैंने भेजे। ठीक है, तो ये मेरी विलिंगनेस और एबिलिटी वाली जो पॉइंट है ये यहाँ पर है। ठीक है, और इसमें से मैं एक्चुअली 1500 सेल कर पाई, तो 1500 इसी 2000 का ही पार्ट है। ठीक है ना, बट अगर हम हायर लेवल ऑफ स्टडीज में समझते हैं सप्लाई को तो हम इसको एक्चुअली सप्लाई मानते हैं। वेराज आपने अगर 11th स्टैंडर्ड में देखा तो आपकी बुक्स में ये 2000 को सप्लाई रखा हुआ है, उन्होंने 1500 की बात ही नहीं करी। ठीक है, देन सप्लाई रिक्वायर्स बोथ विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सप्लाई। ठीक है, तो विलिंगनेस और एबिलिटी टू सप्लाई मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन कॉस्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बिकॉज जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ही इन्फ्लुएंस करेगा आपकी एबिलिटी को। किसी भी कमोडिटी को कितने में आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उसी हिसाब से तो आपकी विलिंगनेस टू सेल आएगी। मैं कमोडिटी को प्रोड्यूस ही अगर 1000 पे कर पा रही हूँ और मार्केट में उस कमोडिटी का रेट 800 है, तो आपको लगता है कि क्या मैं ये 1000 का गुड मार्केट में सप्लाई भी करने के लिए विलिंग होंगी? नहीं, मुझे पता है कि उसका कॉस्ट ही मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगी 800 प्राइस पे। तो एट 800 प्राइस में बी माई सप्लाई वुड बी जीरो, right? Whereas if it is 1800 and my cost is 1000, then maybe I'm willing to supply some commodity. So production cost is an important determinant which helps to determine my willingness as well as my ability to sell. Another advanced level thing, you can understand that supply is a flow concept. Okay, it's not a stock concept. फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है जब हम किसी भी चीज को एट अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है इकोनॉमिक्स में, जब एट अ पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब हम किसी चीज को कंसिडर करते हैं। ठीक है, फ्लो में बेसिकली हमारा एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है, जैसे कि ईयर हो गया या वीक हो गया, हम उसको लेते हैं। जैसे ड्यूरिंग दिस ईयर क्या प्रोडक्शन रहा, ड्यूरिंग दिस मंथ क्या सप्लाई रहा, तो वो एक फ्लो कंसेप्ट होता है। स्टॉक हम कहते हैं जैसे एज ऑन 31st मार्च, एज ऑन 1st अप्रैल, तो स्टॉक में हम पॉइंट ऑफ टाइम को लेते हैं। ठीक है, तो सप्लाई जो है हमारा फ्लो कंसेप्ट है।
हम क्वांटिटी सप्लाइड को कैसे समझते हैं कि सो मच पर यूनिट ऑफ टाइम, सो मच सप्लाई पर यूनिट ऑफ पर डे पर वीक, मतलब मेरी गुड्स की जो सप्लाई हुई पर वीक कितनी हुई, पर मंथ कितनी हुई। तो हम ये नहीं कहते हम फर्स्ट मई को कितनी हुई या फर्स्ट जुलाई को कितनी हुई या फर्स्ट जुलाई तक कितनी हुई, दैट्स ओके, बट दिस इज अ मोर रियलिस्टिक एंड मोर प्रैक्टिकल वर्जन, and because it is continuous process, it's not just one day process, so it goes to flow concept. Okay, now we'll go to a very important aspect, what are the determinants of supply, right? उसी से हमारा जो supply के function है वो भी समझ में हमको आएंगे। तो हम जो determinants हैं उनको अब थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। हमने determinants of demand भी समझे थे ना, बिल्कुल वैसे ही हम determinants of supply को समझेंगे। ऑब्वियसली प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, इसको अभी हम समझेंगे। प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, बट क्या वही डिटर्मिनेंट है? नो, वी हैव मेनी अदर डिटर्मिनेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई इज द प्राइस ऑफ द गुड। हमने बेटा जो डिमांड में समझा था ना, वो ये समझा था कि अगर 100 रुपीज का मार्केट में प्राइस चल रहा है, यानी कमोडिटी का प्राइस 100 रुपीज है, तो कंज्यूमर 80 यूनिट्स खरीदने को तैयार है। विजावेज अगर प्राइस 200 हो जाता है तो शायद वो अपनी डिमांड कम करके 50 40 या वट एवर कर देता है। यहाँ पर ये जो प्राइस है थोड़ा सा रूप अपना ना रूप बदलेगा। ये प्राइस कौन सा है? जो प्राइस सप्लायर नहीं, जो प्राइस कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर उस प्राइस पे खरीद रहा है, यूजुअल ट्रेंड चल रहा है, और सप्लायर उस प्राइस पे कितना सप्लाई करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ तो सप्लायर के हाथ में था प्राइस, यहाँ जो हम स्टडी कर रहे थे यहाँ बेचने वाले के हाथ में था प्राइस, और डिमांड जो थी वो मार्केट में घूम रही थी, वो कंज्यूमर की चॉइस थी। अब हम जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे चीज वही है, बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर प्राइस 100 रुपीज है और मैं 1000 यूनिट सप्लाई करने के लिए विलिंग हूँ, तो ये प्राइस मैं फिक्स नहीं कर रही हूँ, ये प्राइस मार्केट में जो ऑलरेडी चल रहा है उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, एट दिस प्रिवेलिंग प्राइस विच आई कैन नॉट ऑब्वियसली चेंज वेरी सडनली, सो और मेरे सडन चेंज करने से कई बार फर्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज बाकी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं तो ऑलरेडी इस रेट पे कंफर्टेबल होते हैं, तो मार्केट का इक्विलिब्रियम इसी पॉइंट पे चल रहा होता है। तो 100 रुपए का जो प्रिवेलिंग रेट है उस पे एक सप्लायर कितना विलिंग और एबल टू सप्लाई है, हम वो समझ रहे हैं। करेक्ट, तो पहले तो हमें ये प्राइस का मतलब समझना था, जो हमने समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे कि अगर मैं 2 मिनट के लिए बाकी सब चीजों को इक्वल रख दूं, सो अदर थिंग्स इफ आई कीप देम इक्वल, देन द हायर द प्राइस ऑफ अ गुड, the greater would be the quantity supplied. That means if the market price was 100 and I was willing to supply probably 800 units, ये मैं quantity supply के बात कर रही हूँ, if I was willing to and able to supply 800 units, suddenly the price of that commodity increased. Like you could see the prices of sanitizers going up in COVID, masks के prices बढ़ने लगे, तो उस टाइम उन लोगों ने अपनी जो मार्केट में सप्लाई थी वो बढ़ा दी, right? So they started selling maybe 1500 units because they knew this is the time to sell and earn profits, right? तो as a supplier क्या होता है कि जब भी कंज्यूमर का जो प्राइस विलिंगनेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब कि कंज्यूमर हायर प्राइस देने को तैयार दिख रहा है हमको कि वो दे देगा, तो सप्लायर उस टाइम अपनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करता है। Why? Because the supplier knows that he is basically producing to earn profits. Okay, और अगर obviously प्राइस बढ़ रहा है, इधर से मैं क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा दूंगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, 100 रुपीज पे मैं 800 बेच रही थी तो मैं 8000 अर्न कर रही थी, यहाँ पर मैं 1500 करूंगी तो आप 1500 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप 200 पे 1500, तो आपका जो यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है और यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है माइनस योर एक्सपेंसेस, तो ऑब्वियसली यू विल सी कि यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा और यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा, काफी फर्क है यहाँ पर। ठीक है ना, तो बेसिकली मैं एकदम से 30,000 का जो अमाउंट आ जाएगा वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिलवा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो सप्लायर देखता है वो ये देखता है क्या मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रहा है, राइट? सो द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड, हमने देखा ये इंक्रीज करता है तो ये भी इंक्रीज करता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है? बिल्कुल कह सकते हैं।
we can say that there is a direct relationship between these two commodities. Okay, vice versa भी होगा, price fall होगा, quantity supply fall हो जाएगी, right? So the firm is induced to make more profit when the prices increase. Correct? I can also write this as supply is a function of price. यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो ये बिल्कुल सही होगा. That supply is in a way function of price. ठीक है? इसको और डिटेल में लॉ ऑफ सप्लाई ने बताया है, जो कि हम बाद में करेंगे. I hope this first determinant is clear to you. Okay? अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट डिटर्मिनेंट पे, which is the price of other goods. Now let us understand what is this point, price of other goods. Before we understand what is the price of other goods, आपको याद होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था स्केर्सिटी का. ठीक है? स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है कि देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, प्लस इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. That means if I am using, let us say, petrol in my car, I cannot use petrol for a generator to generate electricity, right? तो इस वजह से मुझे मेरे सामने आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि भाई मैं ये काम करूं या वो काम करूं. तो मैं किस चीज से डिटरमाइंड होती हूँ? मैं डिटरमाइंड होती हूँ इस गाइडिंग फैक्टर से कि मुझे कहाँ पर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन हो रही है. ठीक है ना? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन कहाँ हो रही है? मैक्सिमम ऑब्वियसली जो प्रोड्यूसर है वो प्रॉफिट मोटिव भी देखेगा. तो बेसिकली हमने ये सब चीजें इनिशियली पढ़ी हुई है. अब देखिए हमें इस वक्त फोकस करना है ऑल्टरनेटिव यूजेस पे, कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं. तो ये अब हमारे को कहाँ तक लेके जाते हैं उसको समझते हैं. ठीक है? हम इस पॉइंट पे अभी फोकस करेंगे दोबारा से. पहले एक एग्जांपल समझिए. ठीक है? सपोजिंग एक फार्मर है, उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है, राइट? इस पे कमोडिटी ए प्रोड्यूस हो सकती है 1000 kg. एक मिनट के लिए मान लीजिए वीट है ये. ठीक है? थोड़ी देर के लिए ज्योग्राफी को भूल जाइएगा, बिकॉज वीट एंड राइस नीड डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस, बट फॉर द टाइमिंग एक मिनट के लिए उसको भूलकर हम समझते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रोड्यूसर है ये या तो 1000 kg ऑफ वीट प्रोड्यूस कर सकता है या 1000 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस कर सकता है. इसके पास ये दोनों ऑप्शंस हैं. ठीक है? अब ये कैसे इनके बीच में चॉइस करेगा? इसके पास जो ये लैंड है लिमिटेड है. लैंड के यूज क्या है? ऑल्टरनेटिव यूज क्या है कि वो राइस भी ग्रो कर सकता है, उस पर वीट भी ग्रो कर सकता है. पर उसको ये मालूम है कि अगर मैं ये वीट सप्लाई करता हूँ तो मुझे 200 रुपीज मान लीजिए पर केजी ये सेल होगा, और इसका करंट रेट 100 पर केजी है. तो डोंट यू थिंक ही ग्रो वीट है? यस. वो सोचेगा कि जब मुझे उतना ही मेहनत करके उतना ही वीट ग्रो करना है और वो मेरा 200 पर केजी में सेल हो जाएगा, then let me go for wheat instead of rice, right? Now let us say suddenly there is some sort of diet consciousness among people or maybe some sort of trend, जिस वजह से या कुछ भी हो गया जिससे वीट का जो प्राइस है वो तो 200 है, बट राइस का प्राइस 400 है. ठीक है? अब सप्लायर क्या करेगा? अब वो शिफ्ट हो जाएगा, वो राइस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? तो जैसे ही प्राइस राइस का बढ़ा, यानी एक कंज्यूमर राइस के 1 kg के लिए 400 देने को तैयार हुआ, तो वीट के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ. हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस कम होगा तब सप्लाई कम होगी. पढ़ा था ना अभी हमने पिछले पॉइंट में कि प्राइस डाउन हो जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगी. तो वीट का तो प्राइस चेंज नहीं हुआ, उसकी क्वांटिटी सप्लाई को चेंज नहीं होना चाहिए था. बट अब आप देखोगे कि वो हो रही है, वो भी रिड्यूस हो रही है. क्यों? क्योंकि राइस की प्रोडक्शन बढ़ गई उस लैंड पे जिसपे पहले वीट प्रोड्यूस हो रहा था. जिस लैंड पे पहले वीट प्रोड्यूस हो रहा था, जब उस पे राइस प्रोड्यूस होगा बेटे, तो मार्केट में वीट तो कम जाएगा ना, वीट की सप्लाई तो कम हो जाएगी. तो वीट की क्वांटिटी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी. क्यों? क्योंकि राइस की क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई. क्यों? क्योंकि राइस का जो मार्केट में प्राइस था वो बढ़ गया, वीट के प्राइस पे कोई फर्क नहीं था, फिर भी वीट की सप्लाई बढ़ गई. तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी हमारी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ठीक है? दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि
जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। इस वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कहीं ना कहीं ना सिर्फ अपने प्राइस पे डिपेंडेंट होती है, बल्कि प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज पे भी डिपेंडेंट होती है। ठीक है जी। तो जब उसको ज्यादा प्रॉफिटेबल लगेगा एक बिजनेस को, कंपैरेटिवली उसको ज्यादा प्रॉफिटेबल लगा कि वो वीट की जगह राइस ग्रो करे, तो उसने सभी रिसोर्सेस जो थे वो शिफ्ट कर दिए, ठीक है, अदर गुड्स में। और अदर गुड्स की सप्लाई बढ़ गई, और जो आपका एग्जिस्टिंग गुड था उसकी सप्लाई आपकी कम हो गई। ठीक है ना। सो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड, say in this case rice, I'll write it out for you. See, increase in the price of rice here, other good, यहाँ पर हमारा अदर गुड क्या है, राइस। ठीक है, ऑफ अदर गुड हमारा यहाँ पर राइस है। दिस induces the farmer to use the land for rice. It induces the farmer to use his land for rice. Right? So इससे क्या होगा, and this is in place of wheat, जो ऑलरेडी था, in place of wheat. So इससे क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड जो राइस की थी वो बढ़ गई, और क्वांटिटी सप्लाइड जो व्हीट की थी वो कम हो गई। हालांकि दोबारा बोल रही हूँ, व्हीट के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है जी। सो प्रोड्यूसर्स विल एलोकेट मोर रिसोर्सेज ऑन द प्रॉफिटेबल गुड्स, they draw the resources from the existing goods and they will shift them to the profitable goods. Okay, I hope this is clear. So basically if the price of Y rises, quantity supply of X has fallen. This is what we have. Okay, other factors I'll do separately. पहले आप इन दोनों factors को ध्यान से देखिए, कोई doubt है तो मुझसे पूछिए, otherwise we'll discuss the other factors in the next class. Thank you.